बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस अवसर पे आए और एक इस छोटे से कार्यक्रम को आपने इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया, इसके लिए सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ उपस्थित हैं चाणक्य जी के जयंती को मनाने के लिए। इनके बारे में संक्षेप में मैं कुछ बताना चाहूँगा। 375 ईसा पूर्व चाणक्य जी का जन्म हुआ था और 282 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि ये डेट अभी भी तरह तरह के इतिहासकार हैं जो इनके जन्म समय को, जन्म स्थान को और ये कहाँ से आए थे, इन सब को लेकर के उनके मन में तरह तरह के इतिहासकार थे। वो अपने अपने इच्छा अनुसार उन्होंने लिखा, जिस तरह से उन्होंने रिसर्च किया उस तरह लिखा। किसी ने लिखा कि चाणक्य जी पंजाब के चणक प्रदेश, जो इस समय चंडीगढ़ के नाम से हम जानते हैं, वहाँ से आए थे ये। कुछ लोगों ने लिखा कि ये कांचीपुरम से ये द्रविड़ ब्राह्मण थे, वहाँ से आए थे। कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि केरल से आए थे और यहाँ आकर बनारस में आए, वहाँ से तक्षशिला आ गए। तो इस तरह की इनके वो है। अभी वी.के. सुब्रमण्यम जी ने लिखा है कि जब सिकंदर इधर आक्रमण किया था तो कई बार तक्षशिला की तरफ आया हुआ था, तो उस दौरान इनकी उनसे मुलाकात हुई थी। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि तक्षशिला से ही निवासी थे ये। तो ऐसी लोक कथाएँ हैं। यथार्थ सत्य मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये कहाँ से थे, लेकिन जहाँ तक कि अधिकतम इतिहासकार हैं वो यही मानते हैं कि चाणक्य तक्षशिला प्रांत से ही बिलोंग करते थे। अब चाणक्य आखिर इतना बड़ा नाम कैसे बन गया? क्योंकि हम सब भी हैं, एक हमारी तरह साधारण ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने बताया भी कि जन्म से थोड़ा कुरूप थे, लेकिन कुरूप होने के साथ साथ ये बहुत बलशाली थे। बलशाली सिर्फ न सिर्फ शरीर से बल्कि बुद्धि से भी थे। तो एक बार जब सेल्यूकस ने पौरुष राजा को मार दिया तो ये वह आए घनानंद के पास। उस समय प्राचीन काल से ही मगध हमेशा से बहुत बलशाली राज्य रहा है। महाभारत के समय से देखिए या इतिहास में आप प्राचीन इतिहास को देख लीजिए, उस हर इतिहास में मगध का साम्राज्य बहुत बड़ा रहा है, बड़ा बलशाली हुआ है। तत्कालीन राजा घनानंद था, तो वो उसके यहाँ गए और बोले कि देखिए हमारे अखंड भारत में कोई छिद्र कर रहा है, कोई आक्रांता है, विदेशी आक्रांता है, यूनानी है, वो आ गया है और पौरुष को उसने मार दिया और वहाँ पे कब्जा जमा दिया है। तो ये बोले कि आप उसे भगाओ, आप समर्थ हो, आप उसे भगाओ। लेकिन उन्होंने घनानंद मतलब हंसने लगा और बिल्कुल उसने नकार दिया कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। कुछ देर वार्तालाप क्यों नहीं कर सकते, इस तरह की बहस हुई तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसी ने सेल्यूकस को बोला था कि आप आओ, आक्रमण करो और उनको हराओ। ऐसा सुनकर के ये काफ़ी क्रोधित हुए और उसी समय इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं नंद वंश का पूरी तरह से विनाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। आमतौर पे इस प्रतिबिंब में भी आप देख रहे हैं कि अपनी शिखाएं खोले हुए हैं और इस महान प्रतिज्ञा को लेकर के ये चले वहाँ से। उसी समय इन्होंने देखा कि इसी साम्राज्य के एक था व्यक्ति जिसे देश निकाला कर दिया गया, जिसे हम चंद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। उनसे इनकी मुलाकात हुई और दोनों लोगों में आपस में सामंजस्य बैठा। तरह तरह की शिक्षाएं दी इन्होंने, तरह तरह की उनको कलाएं सिखाई, हर तरह की विद्या सिखाई। और इन दोनों के प्रयास से इन्होंने कोई मलेच्छ राजा थे, कोई उनकी सेना थी, उनके सहयोग से इन्होंने घनानंद को हराया और एक अखंड भारत के निर्माण में अहम भूमिका रही इनकी। चाणक्य जी को न सिर्फ हम इसी के लिए नहीं जानते, इन्होंने अन्य भी बहुत सारे तर्क दिए हैं। आज हम चाणक्य नीति भी हम पढ़ते हैं। चाणक्य नीति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इतिहास बोलेंगे, जो भी व्यक्ति यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या आमतौर पे जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो चाणक्य नीति को जरूर पढ़ता है। जिसे अर्थशास्त्र जानना है, जिसे राजनीतिक शास्त्र जानना है, वो चाणक्य नीति को पढ़े बिना उससे मतलब अधूरा मानता है। तो इस फील्ड में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे
और आमतौर पर तो यही लोग बताए हैं कि एक चलते हुए व्यक्ति को उन्होंने महाराजा बना दिया। इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है। इसी साथ मैं विराम देता हूँ।